Hi everyone, my name is Vanshika and I welcome you all to today's law class. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी. उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डीप डाइव करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक and I hope all of you enjoy this class as much as I enjoy teaching it, right? Let's get started. हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बहुत अच्छे से और दुनिया भर की बातें करी थी, राइट? अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसी के फर्दर प्रॉमिसरी नोट के बारे में, चेक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे टाइप्स में आता है. बिल ऑफ एक्सचेंज वी ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, राइट? सो देखिए, टाइप्स में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करी थी. That we have already covered. अब आज हम लोग जो है promissory note के बारे में बात करेंगे. So what is a promissory note? Promissory note is nothing but an instrument in writing containing an unconditional promise to pay a certain sum of money. And again, this is also bearer of instrument. अब देखिए, इस पूरे डेफिनेशन को हम लोग एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे. जहां पे हमने बोला दैट सबसे पहले तो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है इन राइटिंग, राइट? लिखित एक डॉक्यूमेंट है जहां पे हम किसी और को प्रॉमिस कर रहे हैं दैट आई एम गोइंग टू पे यू, लेट्स से 500 रुपीज और 1000 रुपीज, राइट? आई एम प्रॉमिसिंग समबडी दैट आई एम गोइंग टू पे यू अ सर्टेन सम ऑफ मनी and it is bearer of instrument. Now what do you mean by bearer of instrument? bearer का मतलब जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसके हाथ में उसका. अब एक बात मुझे बताइए, आप लोगों ने अपने लाइफ में करेंसी नोट्स यानी कि पैसे, रुपया तो देखा ही होगा. अब ये जो करेंसी नोट्स, रुपया या पैसा होता है, क्या ये प्रॉमिसरी नोट होता है? जस्ट टेल मी. देखिए, उसमें क्या होता है, एक नोट होता है, नोट पे क्या लिखा होता है, बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. यानी आप क्या करते हो, जो भी डेली लाइफ के ट्रांजैक्शंस हैं, आपने चिप्स खरीदे, आप शॉप पे गए, आपने चिप्स खरीदे, उन्होंने आपको चिप्स दिए, आपने उन्हें रोकड़ा दिया, यानी कि आपने उन्हें पैसे दिए. यही जो पैसा आपने उन्हें दिया है, जो नोट आपने उन्हें दिया है, वो बेरर ही तो हुआ, क्योंकि जब आपके हाथ में आ गया तो वो 10 का नोट आपका हो गया, जब आप किसी और को दे देते हो तो वो 10 का नोट उसका हो जाता है. सो दिस इज व्हाट इज बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब. बेसिकली जिसके हाथ में उसका, जैसे कि हमारा करेंसी नोट, रुपी. लेकिन प्रॉमिसरी नोट जो होता है ना, उसको इशू करने की जो पावर है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि करेंसी नोट को इशू करने की पावर हमारे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के गवर्नर साहब के पास है, राइट? सो यही है आपका बेसिक ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, राइट? अब हम लोग इसके पार्टीज के बारे में बात करेंगे, दैट व्हाट आर द पार्टीज इन केस ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. सो पार्टीज हमारे प्रॉमिसरी नोट में दो होती हैं. एक होता है हमारा मेकर और दूसरा होता है हमारा पेई, राइट? नाउ मेकर इज द पर्सन जो कि हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमारा प्रॉमिसरी नोट है उसको बनाता है. मीन्स द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, राइट? The person who promises to pay. And pay कौन होता है? पे इज द पर्सन जिसको आप वो पैसे ओ करते हैं. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं जो हूँ वो 10,000 रुपये आई प्रॉमिस टू पे
Rohan. So I am the maker of the promissory note and Rohan is the payee of the promissory note, यानी कि the person who is ought to receive the money, right? The person on whom the promissory note is drawn, right? The person on whom the promissory note is drawn. तो ये था आपका पूरा का पूरा बेसिक एंड अ लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट व्हाट अ प्रॉमिसरी नोट इज, और किस तरीके से एक प्रॉमिसरी नोट के एक डिटेल जर्नी हमने यहाँ पे देखी, राइट? अब हम लोग हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मूव ऑन करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है चेक. अब देखिए, जो हमारा चेक है, bill of exchange we covered, promissory note I just told you from the board. You can read the PPT and understand it better in your free time, right? Now we are going to talk about the check. ये चेक है, सब लोगों ने अपने लाइफ में चेक तो देखे ही होंगे, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे मैम कैसी बात करते हो, हमें भी चेक्स चाहिए, आप भी हमें क्या करिए, हमारी जल्दी से पढ़ाइए, हमारी जॉब लगे, हम क्वालिफाई करें और फिर हम लोग की अच्छी सी जॉब लगे और हमें मिले अच्छे अच्छे मोटे मोटे चेक, राइट? सो ये है आपका एक चेक. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पे टीच लेन 5000 ओनली. इसका मतलब क्या हुआ कि टीच लेन को 5000 रुपीज पे करने के लिए बोला जा रहा है. सबसे पहले डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद हम इस चेक से उस चीज को रिलेट करेंगे, राइट? सो चेक इज ऑल्सो नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अगेन व्हाट, लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली. ठीक है, इट इज लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली. द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट वन पर्सन ड्रॉज द चेक ऑन टू सम अदर पर्सन एंड देन इट इज पेड टू सम अदर पर्सन. बहुत भारी हो गया, let me break it down for you, okay? Please, परेशान नहीं होंगे, let me just break it down for you. अब देखो, मैंने क्या करा, I am the person who is making the check, right? Let's say मैंने इस चेक को बनाया. चेक में हमारे 3 तरीके के पार्टीज होते हैं, ठीक है ना? चेक में हमारे there are 3 parties in case of a check. It is drawer, drawee and payee, right? Drawer is the person who is drawing the check. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मैंने वो चेक बनाया था. So who is drawer? Drawer is Vanshika. Who is drawee? Drawee is Teach Lane. Is the drawee Teach Lane? Tell me. No, drawee Teach Lane नहीं है. Teach Lane is the payee. तो मैम ड्रॉई कौन है? अगर आप ड्रॉअर हो, टीच लेन पेई है, तो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई इज द बैंक. यानी कि ये जो हमारा चेक था, राइट, ये चेक जिसने बनाया यानी कि वंशिका इज द ड्रॉवर, जिसके थ्रू ये चेक पे होगा, द मिडिल पार्टी विच इज द बैंक is the drawee, and the final party to whom we owe money, that is Teach Lane, is the payee. समझ में आया? Let me just show you from our PPT as well. I have drawn this check, so I am the drawer of this check. Bank, in this case State Bank of India, is the drawee, that is the person who is going to take charge of this check, who is the middle party, which is the State Bank of India, is the drawee. And Teach Lane, to whom this check is drawn, that is जो इस
चेक को एनकैश करने के लिए पर्सन है, विच इज टीच लेन इन आवर एग्जाम्पल विल बी द पेई। समझ में आया? सो दीज थ्री पार्टीज आर देयर इन केस ऑफ चेक, द ड्रॉवर, द ड्रॉई एंड द पेई। अब मुझे एक बात बताओ, चेक की वैलिडिटी क्या होती है? जो भी यहाँ पे डेट लिखी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस डेट और वॉट एवर डेट दैट इज मेंशन्ड, वहां से 3 महीने तक यू कैन गो टू अ बैंक एंड गेट योर चेक एनकैश्ड। बट मैम अगर हमें मन करे कि हम आज ही जाएं, आज हमें चेक मिला, हम आज ही जाके बैंक में बहुत उतावले हो रहे हैं कि वी वांट द चेक राइट नाउ ओनली, वी वांट द मनी इन आवर बैंक राइट नाउ ओनली, सो कैन वी डू दैट? ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। बेसिकली 3 months टाइम इज द अपर लिमिट, कि जो भी आपके चेक पे डेट पड़ी है वहां से अगले 3 महीने तक आपको उस चेक को एनकैश करना होता है, राइट? तो वो हो गया आपकी डेट। अब ये ओनली वर्ड हमने क्यों लिखा है 5000 ओनली? मेंशनिंग दिस ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाई? बिकॉज ताकि ये लिमिट कोई भी लिख के आगे ना बढ़ा दे, कुछ इसके आगे ना लिख दे। दैट इज वाई आपने हमेशा चेक्स पे देखा होगा, आपके फादर मदर जिनके भी चेक आपने देखे होंगे उसमें जरूर आपने ये चीज देखी होगी कि ओनली वर्ड का यूज जरूर होता है, राइट? दिस आई होप इज क्लियर टू एवरीबडी। एंड ये पूरा आपके चेक के बारे में हमने बात करी। उसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपके की पॉइंटर्स और की फीचर्स लिखे हुए हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई एट्सेट्रा। एंड यस, देयर इज वन मोर थिंग, दैट अगर आपने किसी को चेक प्रेजेंट करा, ठीक है, और दैट पर्सन वेंट टू द बैंक टू गेट दैट चेक एनकैश्ड, बट दैट चेक कुड नॉट गेट एनकैश्ड, OMG, मीन्स उस चेक आपके बैंक में जिसने वो चेक ड्रॉ करा था इतना बैलेंस था ही नहीं। ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स यू कुड नॉट, द चेक कुड नॉट गेट एनकैश्ड, राइट? मैंने फॉर एग्जांपल चेक ड्रॉ किया अब सुशील के नाम पे, और सुशील जो है एक्साइटेड होके उसी दिन बैंक में चला गया कि मैं अपने चेक को एनकैश करवाना चाहता हूँ, मुझे तो चाहिए पैसे, राइट? चेक जब जैसे ही बैंक में गया, बैंक वालों ने बोला कि इस चेक में दिस चेक कैन नॉट बी एनकैश्ड बिकॉज पैसे ही नहीं है ड्रॉअर के अकाउंट में, राइट? सो उस केस में जब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, यू आर लाइबल, द ड्रॉवर जिसने वो चेक ड्रॉ किया है, दैट पर्सन इज लाइबल, उस पर पेनल्टीज लगती है, राइट? सो अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से इफ द चेक गेट्स डिसऑनर्ड, देन द पर्सन गेट्स लाइबल फॉर पेनल्टीज। द ड्रॉवर, द पर्सन हु हैज ड्रॉन द चेक, गेट्स लाइबल फॉर पेनल्टीज। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर, राइट? तो ये हमने बात करी। अब हम टाइप्स ऑफ चेक के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ चेक देखने के लिए लेट मी जस्ट show you it in the form of a flow chart. Types of check, okay? अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू टाइप्स ऑफ चेक को समझेंगे। पहले मुझे एक बात बताइए, जो हमारा चेक का इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेरर होता है या ऑर्डर होता है? देखो नॉर्मली ना एक चेक बेरर होता है, दैट इज जिसके हाथ में उसका, यानी मैम अगर हम सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं और हमें वहां पे एक चेक गिरा हुआ मिल गया और हमने उठाया और हमने जाके बैंक में प्रेजेंट कर दिया, तो क्या वो चेक हमारा हो जाएगा? सोचिए सोचिए। देखिए अगर वो चेक ऑर्डर नहीं है ना, अगर वो बेरर है और आपने चेक पे बेरर वाले पार्ट को क्रॉस नहीं करा है, तो ये भी हो सकता है। ऑल्दो प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, राइट? अब हम लोग थोड़ा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ चेक। कितने तरीके के हमारे चेक होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारा आ जाएगा जनरल क्रॉसिंग, then we have special crossing, then we have account payee, and non-negotiable crossing. चलो एक एक करके इन सभी को देखते हैं।
राइट सबसे पहले आ गया जनरल क्रॉसिंग। अब आपने देखा होगा कि जितने भी चेक्स होते हैं आपके मदर फादर एटसेट्रा के, अगर आप लोगों ने भी चेक्स कमाए हैं देन कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को तो ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं भी है तो मैं आपको बताती हूँ। चेक पे जनरली एक ऐसे करके, इफ दिस इज योर चेक राइट, यहाँ पे एक ऐसे करके एक साइन होता है। व्हाट इज दिस साइन? जैसे मैंने आपको भी बताया कि नॉर्मली चेक इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, कि आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके अपने चेक को प्रेजेंट करेंगे और बैंक वाले उसको इनकैश कर देंगे अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या उस पे ये दो डंडे नहीं है तो। लेकिन अगर उस पे दीज टू लाइन्स आर प्रेजेंट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस चेक can only and only get encashed when it is presented through a bank। यानी कि कोई भी इंसान जाके उस चेक को बैंक में दे देगा तो बैंक वाला उसको इनकैश नहीं करेगा जब तक कि एक बैंक ही उस चेक को प्रेजेंट ना करे टू दिस अदर बैंक, राइट, टू द पेइंग बैंक, तब तक आप इस चेक को इनकैश नहीं कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने एक चेक ड्रॉ करा, मेरा अकाउंट था HDFC बैंक में एंड मैंने एक चेक ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ एक्सिस बैंक, ठीक है, टू सुशील। सुशील का अकाउंट था एक्सिस बैंक में, मेरा अकाउंट था HDFC बैंक। तो अब मैंने क्या करा, मैंने वो चेक जो है वो सुशील को दे दिया और ये दो डंडे मार दिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका, और सुशील का नाम वाम नहीं लिखा, ओनली दीज टू लाइन्स वर प्रेजेंट ऑन द चेक। इट मीन्स दैट अनटिल एंड अनलेस सुशील्स बैंक विच इज एक्सिस बैंक, ओके, एक्सिस बैंक को जब तक कि मेरा बैंक यानी HDFC बैंक वो चेक प्रेजेंट नहीं करेगा, एक्सिस बैंक उस चेक को एनकैश नहीं करवाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल क्रॉसिंग, okay, that the check can only and only get encashed when it is presented through a bank, any bank, right। अब स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? यहाँ पे भी होती यही टू लाइंस है, लेकिन ये टू लाइंस में एक डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम योर जनरल क्रॉसिंग। नाउ व्हाट इज दैट डिफरेंस? यहाँ पे हमने बोला दैट दिस कैन ओनली गेट एनकैश्ड व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड थ्रू अ बैंक। In special crossing, I am going to say to you that this check can only be encashed when it is presented through a specified bank. Okay, यहाँ पे presented through any bank, यहाँ पे when only and only it is presented through a specified bank। यानी यहाँ पे अगर मेरे बैंक के अलावा कोई और बैंक भी एक्सिस बैंक को, सुशील के बैंक को वो चेक प्रेजेंट करता तो वो उस चेक को इनकैश कर देते। लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग, जब तक मेरा बैंक यानी ड्रॉवर का बैंक HDFC बैंक ही सुशील के बैंक को, एक्सिस बैंक को ये चेक प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक एक्सिस बैंक उस चेक को इनकैश नहीं कर पाएगा, राइट। अब आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द अकाउंट पेड चेक। अब मोस्टली ना क्या होता है, जितने भी चेक्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, सबसे सिक्योर मोड ऑफ चेक इज द अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक क्या होता है? सीधा आपको कोई बैंक, इसका बैंक, उसका बैंक, स्पेसिफाइड बैंक, जनरल बैंक, द मनी डायरेक्टली गोज इनटू द अकाउंट होल्डर्स बैंक, राइट। मतलब ये पैसा सीधा सीधा कहाँ ही जाने वाला है? इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अकाउंट पे चेक। यानी दो डंडे तो होंगे ही, साथ ही साथ में सुशील का नाम भी होगा, दैट आई पे सुशील सर्टेन सम ऑफ मनी, दिस विल बी रिटन ऑन दैट चेक, राइट। एंड दैट मनी व्हेन सुशील ओनली विल गो टू हिज बैंक, he can get that check encashed. So account pay is the safest mode of check, safest mode to encash a check। तो कभी भी आपको चेक्स के साथ में डील करना है तो कौन से मोड पे जाना है? अकाउंट पे मोड, राइट। इट इज द सेफेस्ट मोड। द अमाउंट directly gets into the
account holders account, into the account holders account. राइट इतना सभी को समझ में आ गया? तो ये अभी तक हमारा अकाउंट पे ही था। अब हम नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग की बात करेंगे, और नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग की बात करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक जर्नी ऑफ अ चेक, कि चेक की जर्नी काम कैसे करती है। और साथ ही साथ में एक और वर्ड मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, जिस वर्ड का नाम है ट्रंकेटेड चेक। राइट, तो देखो व्हाट इज द जर्नी ऑफ अ चेक। देखो हर चीज की ना लाइफ में एक जर्नी होती है। आप लोग की भी जर्नी होती है, मेरी भी जर्नी होती है, सभी लोगों की अपनी अपनी एक जर्नी है। राइट, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, उसके बाद में अब आप सीए के लिए पढ़ाई करें, ऐसे ऐसे करके हर इंसान की अपनी अपनी एक जर्नीज है। राइट, उसी तरीके से हमारा जो प्यारा चेक है उसकी भी अपनी एक जर्नी है। ठीक है, लेट्स से दिस इज वंशिका और मेरा अकाउंट जो है ना वो HDFC बैंक में है। राइट, मैंने क्या करा, मैंने ड्रॉ करा एक चेक इन फेवर ऑफ सुशील, एंड सुशील का जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है। राइट, अब मुझे बताओ, सुशील जब अपने बैंक में जाएगा, यानी व्हेनेवर सुशील इज गोइंग टू गो टू एक्सिस बैंक, क्या एक्सिस बैंक डायरेक्टली उस चेक को इनकैश करके सुशील को दे देगा? बताइए मुझे। ये तो दो अलग अलग बैंक्स हो गए ना। जिसने चेक ड्रॉ करा था, द ड्रॉवर्स बैंक इज HDFC बैंक, एंड जिसके ऊपर ड्रॉ किया सुशील, वो बैंक है आपका एक्सिस बैंक। तो अभी देखो क्या होता है ना, एक्सिस बैंक क्या करेगा, जो चेक सुशील ने प्रेजेंट करा है ना एक्सिस बैंक को, ठीक है, दोबारा समझेंगे। मैंने ड्रॉ करा एक चेक, माई अकाउंट वॉज इन HDFC बैंक एंड आई ड्रू द चेक इन फेवर ऑफ सुशील, एंड सुशील्स अकाउंट वॉज इन एक्सिस बैंक। नाउ सुशील डिड व्हाट, सुशील वेंट टू दिस हिज बैंक एक्सिस बैंक टू एनकैश द चेक दैट ही हैड गॉट। राइट, एक्सिस बैंक क्या करेगा, एज सून एज सुशील प्रेजेंट्स दैट चेक टू एक्सिस बैंक, Axis Bank is going to send a copy, सिर्फ कॉपी या scanned copy, send a scanned copy of that check to HDFC Bank. And as soon as HDFC Bank confirms that yes, वंशिका ने HDFC Bank से ये ट्रांजैक्शन करने के लिए इनिशिएट करवाया था, वैसे ही जो एक्सिस बैंक है वो क्या करेगा, उस चेक को एनकैश कर देगा। So as soon as HDFC Bank confirms, then Axis Bank is going to encash that check. आपको ये चेक का जर्नी समझ में आया? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। माई अकाउंट वॉज इन HDFC बैंक, मैंने एक चेक बनाया सुशील के फेवर में, जिसका अकाउंट जो था वो एक्सिस बैंक में था। सुशील ने एक्सिस बैंक में गया वो, और उसने अपने चेक को प्रेजेंट करा, और एक्सिस बैंक वालों ने उसी प्रेजेंटेड चेक की स्कैन्ड कॉपी भेजी किसको, HDFC बैंक को। और HDFC बैंक जैसे ही कंफर्म करेगा कि हाँ ये सही है, वैसे ही एक्सिस बैंक सुशील का वो चेक एनकैश करवा देगा। Am I clear? यही जो स्कैन्ड कॉपी है, ओके, यही जो स्कैन्ड कॉपी है ना चेक की, इसी स्कैन्ड कॉपी को हम लोग बोलते हैं एक ट्रंकेटेड चेक।
इसी स्कैन्ड कॉपी को हम लोग बोलते हैं एक ट्रंकेटेड चेक। समझ में आ गया सभी को? आई रिपीटेड माई सेल्फ ट्वाइस सो दैट दिस वर्ड गेट्स इन टू योर ब्रेन मेमोरी एंड यू रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वॉट इज अ ट्रंकेटेड चेक, राइट? ये आपके पूरे के पूरे चेक का एक जर्नी था। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। दिस वॉज योर कंप्लीट जर्नी ऑफ अ चेक। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आप लोगों को एक बेसिक सी बात समझाने की कोशिश करूंगी, जहां पे मैं आप लोगों के साथ में टाइटल्स की बात करूंगी, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अब देखो जनरल रूल क्या कहता है, अभी इसको छोड़ दो, इस पे हम लोग आते हैं, राइट? हम समझ ही रहे हैं, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो हम अभी 3 मिनट्स के अंदर अंदर 4-5 मिनट्स के अंदर अंदर इस पे आ जाएंगे। देखो बेटा, जनरल रूल ये बोलता है, लेट्स से दिस इज ए, इसने क्या करा, इसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करा और बी को ट्रांसफर कर दिया और बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया। देखो, ए वॉज ईमानदार, ए जो था हमारा वो ईमानदार इंसान था, ठीक है, ए ईमानदार था, लेकिन बी ने क्या करा, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर ए से जब टाइटल ऑब्टेन करा, हाँ, तो वो उसने कोवर्शन के थ्रू करा, या बंदूक सर पे रख के करा। मतलब कि उसने नॉर्मल लेजिटिमेट मीन्स से, यानी लेजिटिमेट मीन्स क्या हुआ, जैसे ही उसने चेक दिया उसके बदले में कुछ दिया होगा, एक कंसिडरेशन दी होगी, तभी तो एक वैलिड टाइटल मिलेगा बी को। बट बी ने ऐसा नहीं करा, बी ने कोवर्सिव मीन्स से, एक इलेजिटिमेट मीन्स से क्या करा, ए से इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर करा। ए वॉज ईमानदार बट बी इज नॉट ईमानदार, बी ने फ्रॉड करके, बी ने फ्रॉड करके इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन करा एंड बी इज अ डिफॉल्टर, राइट? बी इज अ डिफॉल्टर। अब बी ने तो ऑब्टेन कर लिया, पर बी ने आगे क्या करा, बी ने आगे सी को वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि फ्रॉड से उसने खुद ने ऑब्टेन करा था, ट्रांसफर कर दिया फॉर अ कंसिडरेशन, and bona fide way, right? So although the B was himself a defaulter, but when he transferred that particular negotiable instrument to C, in that scenario, in that case, he did it for a valid consideration and bona fide. मतलब उसने उससे ठीक से पैसा लिया वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने से पहले। अब आप मुझे बताएंगे कि C का टाइटल इस केस में वैलिड होगा या नहीं होगा? A का टाइटल वैलिड था, B का टाइटल वैलिड नहीं था, C का टाइटल का क्या होगा बताएं? C को अभी भी वैलिड टाइटल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट द जनरल लॉ सेज दैट इवन इफ, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, even if the title of the transferor is not valid, but the negotiable instrument has been transferred in a bona fide way for consideration, then the transferee, which in our example is C, is going to get a valid title for that negotiable instrument. मतलब even though B, the transferor, had a default title, but when he transfers it to C for a legitimate consideration and in a bona fide way, in that case, C is going to get a valid title
फॉर दैट पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट द जनरल रूल सेज, राइट? अब हम लोग आएंगे नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग के ऊपर, ठीक है? नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग ये बात बोलता है दैट अगर आपने कोई भी चेक आपको मिला या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको मिला, ठीक है, लेट्स से यही जो चेक बी ने सी को दिया था ना, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी ने सी को दिया था, उसके ऊपर लिखा हुआ था नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है? ऑन दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट वाज मेंशन्ड नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अब बताइए क्या होगा? सब कुछ सेम है, पूरा एग्जाम्पल सेम है। ए वॉज ईमानदार, ही ट्रांसफर्ड इट टू बी हु इज अ डिफॉल्टर एंड बी ट्रांसफर्ड दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अ चेक, जिसके ऊपर अब हमारे इस केस में क्या लिखा हुआ था? नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। और यही चेक बी ने सी को दे दिया। सी ने ऑल दो इसको फॉर कंसिडरेशन एंड बोनाफाइड वे में लिया, लेकिन क्योंकि हमारे चेक के ऊपर नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिखा हुआ था, इसीलिए इस केस में C is not going to get a valid title to that negotiable instrument. Why? Because on the check this was written. This statement of non-negotiable crossing was written on the check. That is why C in this case is not going to get a valid title, even though he gave a due consideration and he also obtained the title in a bona fide manner. समझ में आया? तो अब आप मुझे बताइए, कल को कोई भी आपको चेक प्रेजेंट करता है और उस चेक के ऊपर नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिखा हुआ है, तो क्या वो चेक आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे चेक्स को बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि इवन दो आपने उसको बोनाफाइड वे में और फॉर कंसिडरेशन ऑब्टेन करा होगा, स्टिल यू वोंट बी एबल टू गेट अ वैलिड टाइटल इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर was invalid. समझ में आया? पक्का क्लियर है? राइट। सो अभी यही सारी चीजें हम लोग पीपीटी के थ्रू देख लेते हैं। टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एंड दैट इज इट। इसी के साथ हमारी पूरी पीपीटी कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई करूंगी। एंड टाइम ज़रूर लग सकता है, बट विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू योर डाउट्स। एंड इसी के साथ में हमारा पूरा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इस लेक्चर में होता है कंप्लीट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। ये ऐसा चैप्टर है जो कि आप भूल सकते हो अगर आपने प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं और क्लास को रिवाइज नहीं करा है। इसीलिए आई वुड ओनली सजेस्ट यू टू रिवाइज द क्लास एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल सो दैट एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स, right? So thank you so much, and that is all for today. Meet you in the next class. Bye bye.